हाँ, तो यहाँ तक तो जनरल ऑर्डर था, और इसके आगे फिर एक्सेप्शनल ऑर्डर फॉलो हो रहा था, है ना। साइज जो डिक्रीज होना चाहिए वो ये देखो, वैल्यू यहाँ तक डिक्रीज नहीं हो रही, फिर एंड में यहाँ पे वैल्यू उल्टा इंक्रीज होने लगी है। देखो 115 के बाद आ रहा है 117, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो गई। 125 वैल्यू फर्दर इंक्रीज हो गई, राइट। तो ये वाला जो पोर्शन है इतना, इसमें आ रहा था एक्सेप्शन, है ना, या फिर इरेगुलरिटी, राइट। उसका रीजन क्या था वो अपने पिछले क्लास में समझ लिया था। और फिर दूसरा था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सबको क्लियर हो गया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट तो नहीं था ना किसी को। तो चलो ठीक है। नहीं, J3 वालों का बैच अलग हो गया ना आयुष, वो उसमें मतलब वो J1 और J2 में मर्ज हो गए, है ना। ये तो मैंने पिछले क्लास में बताया भी था। तो ठीक है। जो तुम लोग को डाउट हो पूछते जाना, है ना। तो देखो वैसे मेजरली J3 वाले बच्चे डाउट पूछते थे, है ना। तो अब J3 वाले बच्चे तो है नहीं, तो तुम लोग डाउट पूछते जाना, है ना। नहीं तो तुम्हारे डाउट जो है वो अनक्लियर रह जाएंगे। जहां भी डाउट हो वहां पे पूछते जाना। मेजोरिटी ऑफ द डाउट्स तो J3 वाले बच्चे पूछ लेते थे, तो तुम्हारे उसमें ही क्लियर हो जाते थे, राइट। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। तो अभी तुम्हें खुद इनिशिएटिव लेके यू विल हैव टू आस्क द डाउट्स, राइट। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट देम क्लियर्ड। तो देखो अब अपन आते हैं। आयुष यश क्या पूछ रहा है कि सर मैंने पिछली क्लास नहीं देखी है, तो वो पहले देखूं या कंटिन्यू करूं। पिछली क्लास देखनी चाहिए थी यार, तूने पिछली क्लास क्यों नहीं देखी। पिछली देख लेना यार, फिर उसके बाद ही देख लेना ये, है ना। क्योंकि आधा अधूरा समझ में आएगा, तो उससे बेटर है कि तुम पिछली क्लास देख लो पहले, उसके बाद ये वाली देख लेना, है ना। क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, तो मैं इसको अपलोड कर ही दूंगा 2-3 घंटे बाद। ठीक है यश। तो अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर के साथ। देखो अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं इस चैप्टर के। जो इस चैप्टर के जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला है आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो थोड़ी देर बाद आएगा, और फिर बाद में आएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, राइट। तो ये 3 टॉपिक इस चैप्टर के हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है ना। पीरियोडिक टेबल चैप्टर इन 3 टॉपिक्स, इन 3 टर्म्स को समझने के लिए ही पढ़ा जाता है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये जो 3 टर्म्स हैं, इनका यूजेस फिर सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में आता है। जब अपन एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, पी डी एफ, ये वाले जब ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, तो उनमें इन टर्म्स का यूज आएगा, राइट। हाँ हाँ ठीक है आयुष, ठीक है यश, चलेगा। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी हम समझते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी वर्ड का मतलब क्या है। आयोनाइजेशन वर्ड से हमको क्या समझ में आ रहा है। आयोनाइजेशन मतलब आयोनाइज करना या आयन बनाना, राइट। आयन को बनाना इज आयोनाइजेशन, और आयन को बनाने के लिए जो एनर्जी लगे उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहना चाहिए लॉजिकली, राइट। तो अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म कैटायन। लैंग्वेज में टर्म्स थोड़े टफ टफ से लग रहे हैं, लेकिन सिंपल है। देखो मैं तुमको एक एक टर्म समझाता हूँ यहाँ पे। इसको हम व्हाइट बोर्ड पे लेते हैं। आप सर लोग नोट्स बनाने हैं कि डिस्कशन में ही हो जाएगा। डिस्कशन में ही हो जाएगा। आप लोग कॉपी पेन तो देखो हाथ में रखो ही, है ना। जहां मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगा, वो चीज नोट कर लो, तो वो चीज कर लेना, ठीक है। जैसे शीट ओके सर। एक्सक्यूज मी, शीट में एक्चुअली प्रॉब्लम ये रहती है कि वर्ड्स ज्यादा लिखे हुए रहते हैं, डायग्राम्स कम बनी हुई रहती है, राइट। तो कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि अपन डायग्राम्स बनाएंगे, तो पर्टिकुलर डायग्राम्स आप लोग चाहो तो वो कॉपी में बनाते जाना, है ना। फिर जब आप बाद में पढ़ोगे तो शीट और कॉपी दोनों पैरेलल में पढ़ लेना, समझ रहे हो, यस सर। है ना। तो अभी तो चलो हम डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, शीट से कॉपी पेस्ट किया है। देखो ध्यान से देखो। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, है ना। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे वीकली बंधा हुआ है न्यूक्लियस से, है ना। देखो इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे मान लो सोडियम का एटम है ना। ये सोडियम का न्यूक्लियस है। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11।
फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 1, राइट। तो ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, है ना। देखो यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पर आपके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। सही कह रहा हूँ? अब मुझे बताओ मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन सा है इन 11 इलेक्ट्रॉन्स में से? आउटर शेल वाला। आउटर शेल वाला, राइट, है ना। आप लोग ऐसा कर सकते हो कि ये हेडिंग जो जो अपन यहाँ डायग्राम वगैरह बना रहे हैं ना, इसको आप कॉपी में बना सकते हो, है ना। उसके लिए आप कॉपी में ये हेडिंग नोट कर लो, आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसके नीचे ये डायग्राम बना लो, राइट। तो जब आप बाद में पढ़ोगे तो हेडिंग मैच करते हुए पढ़ना, है ना। तो जब जैसे कॉपी में आयोनाइजेशन एनर्जी हेडिंग आ रही है, हेडिंग को मैं देखो यहाँ पे लिख के देता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो कॉपी में जैसे शीट जब पढ़ोगे, जब उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी की हेडिंग आएगी, तो पैरेलल में कॉपी भी देखते रहना। तो जहां पर आपको सेम हेडिंग शीट में भी देखे और कॉपी में भी देखे, उसको दोनों जगह से पढ़ लेना, है ना। ये है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो देखो हम लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो हमने अभी तक पीरियोडिक टेबल में ये देखा है कि न्यूक्लियस पे होते हैं प्रोटॉन्स, और ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। दोनों पे चार्जेस होता है अपोजिट, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अपोजिट चार्जेस में डिस्टेंस जितना कम होगा, वो इतनी तेजी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। सही कह रहा हूं ना? यस सर। तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ज्यादा होगा इसका मतलब, और इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कम होगा, है ना। इसका मतलब अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, राइट, अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, रिमूव करके इसको बाहर निकालना है ना, तो कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज्यादा आसान होता है? जो बाहर वाले ऑर्बिट में होते हैं, राइट। तो वी कैन से दैट जो बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे सोडियम एटम के लिए ये थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। सही कह रहा हूं? यस सर। है ना। तो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, है ना। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये मोस्ट लूजली बाउंडेड बाउंडेड है। तो जैसे अब आपको सोडियम एटम को सोडियम आयन में कन्वर्ट करना है। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयन बनाने के लिए एनर्जी। तो आयन बना किसको रहे हो आप? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम आपने लिया, इन वर्ड्स पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। आइसोलेटेड मतलब अकेला। आइसोलेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? अकेला, मतलब वो किसी चीज से बाउंडेड नहीं है ना। बाउंडेड मतलब उसका किसी से बॉन्ड नहीं बना। जैसे जैसे हम क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करें Cl2 की, तो इसमें इसमें हम कहेंगे कि ये जो क्लोरीन एटम है, वन क्लोरीन एटम इज बाउंडेड टू अनदर क्लोरीन एटम, राइट। वन क्लोरीन एटम इज नॉट आइसोलेटेड। सही कह रहा हूं? यस आइसोलेटेड वर्ड सर। मतलब समझ में आया? आइसोलेटेड वर्ड मतलब वो एटम पहली चीज तो अकेला होना चाहिए, और दूसरी चीज वो होना चाहिए गैसियस स्टेट में या गैसियस फेज में, और वो एटम होना चाहिए, वो आयन नहीं होना चाहिए, राइट। तो देखो सोडियम एटम, सोडियम का एक आइसोलेटेड एटम, किस किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में, जी, राइट। इससे अपन को क्या फॉर्म करना है? टू फॉर्म अ कैटायन, है ना। कैटायन फॉर्म करेंगे मतलब अपन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। Na से क्या बनेगा बताओ? कैटायन मतलब Na प्लस, है ना। स्टेट तो वही रहेगी गैसियस। और जब आपने यहाँ पे Na प्लस फॉर्म कर दिया है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो गया होगा। सही कह रहा हूँ? यस इस एक इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकाल लिया, तो इसलिए आप इस एक इलेक्ट्रॉन को अलग से दिखा रहे हो, क्योंकि अब दिस इलेक्ट्रॉन इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दिस एटम, राइट। तो अब ये जो है, ये जो आइसोलेटेड गैसियस एटम था, ये किस में कन्वर्ट हो गया है? गैसियस कैटायन में, है ना। तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि हमने सोडियम एटम को क्या कर दिया है? आयोनाइज कर दिया है। हमने सोडियम एटम का आयन जनरेट कर दिया है, और इस प्रोसेस के दौरान हमें जो एनर्जी देनी पड़ी, उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइज करने के लिए एनर्जी, आयो एनर्जी देनी पड़ी। इस शब्द का क्या मतलब है मैं बताता हूं तुम्हें। देखो एनर्जी हमको इसलिए देनी पड़ेगी
क्योंकि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अभी घूम रहा है न्यूक्लियस में, है ना। आयुष क्या पूछ रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए ही होती है। नहीं आयुष, वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ नहीं होती। इस क्वेश्चन पे मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर में, है ना। हम वहां पे पहुंचे नहीं है, मतलब जो तुम पॉइंट पूछे वो आने वाला है अभी 5 मिनट में ऑटोमेटिकली। तो यस मेरा सर। कहने का मतलब ये था कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, देखो हम ये बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब हमको एनर्जी देनी पड़ेगी एटम को, है ना, तब जाके इलेक्ट्रॉन इसमें लूज हो पाएगा। ठीक है, देखो दो बातें होती है केमिस्ट्री में कि क्या प्रोसेस अपने आप हो रही है या अपने आप नहीं हो रही, राइट। तो जैसे ये नेचर का लॉ है कि अगर कोई प्रोसेस इस डायरेक्शन में अपने आप होती है, इसका मतलब आप उसको आपको रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के लिए क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। सही कह रहा हूं। यस सर। अगर इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, अगर आपने बॉल ऊपर से छोड़ी तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी, नीचे आने की। बॉल अगर आप ऊपर से छोड़ोगे तो वो नीचे की तरफ आएगी। अगर आपको बॉल को ऊपर पहुंचाना है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाला डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब इस डायरेक्शन में प्रोसेस अपने आप होती है, तो उसके उल्टे डायरेक्शन में प्रोसेस अपने आप नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपको कुछ फोर्स या कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो जब बॉल ऊपर से नीचे आती है अपने आप, तो फिर नीचे से ऊपर वो अपने आप नहीं जा सकती, उसको हम या तो हम अपने हाथ से फेंकेंगे या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हम उसको पुश करेंगे, तभी वो ऊपर जाएगी। सही कह रहा हूं। तो ये नेचर का बेसिक लॉ है ना। इसको हम टेक्निकली कैसे कहते हैं। हाँ, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की बात नहीं है आयुष यहाँ पे। इक्विलिब्रियम तो एक सेपरेट टॉपिक है ना। उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। इक्विलिब्रियम का यहाँ इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि इसको हम टेक्निकली कैसे कहते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस एक डायरेक्शन में अपने आप मूव करती है, तो फिर दूसरी डायरेक्शन में वो अपने आप नहीं मूव करेगी, उसके लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी कुछ, राइट, है ना। इसके और जैसे और एग्जांपल अगर आपको देखना है तो जैसे गर्मियों में हम मान लो कूलर का यूज करते हैं, है ना। तो गर्मी में नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट की, गर्म होने की, राइट। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट तो समर्स की अगर हम बात करें तो समर्स में इसका जो टेम्परेचर है वो गर्म रहेगा, है ना। अगर हमें इसको ठंडा करना है तो व्हाट वी विल हैव टू डू, वी विल हैव टू कीप इट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, राइट। जैसे मान लो हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल की बात करें, है ना। ये जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है। तो इसको अगर हमको ठंडा रखना है गर्मियों में तो इसको हमको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा। अगर आप इसको बाहर रखोगे तो ये गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसकी नेचुरल टेंडेंसी गर्म होने की है ना। अभी हम उसको ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल प्रोसेस है हम उससे प्रोसेस को उल्टे डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। नेचुरल टेंडेंसी क्या है, टेम्परेचर का बढ़ना गर्मियों में, और हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस में हमको क्या करना पड़ेगा, फिर एनर्जी इंपार्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। रेफ्रिजरेटर का काम क्या रहता है, रेफ्रिजरेटर इज एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, है ना। सर्किट से वो कनेक्टेड रहता है, वो पावर खींचता है, और वो जो पावर है वो इसको ठंडा रखने में हेल्प करती है। तो ये बात सबको समझ में आई। यस सर। यस। तो अब देखो अपन अपने वापस पॉइंट पे आते हैं। अपना पॉइंट ये था कि तो अगर कोई प्रोसेस एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब दूसरी डायरेक्शन में वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर वो दूसरे डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है तो हमें अपनी तरफ से उस पर फोर्स या हमें अपनी तरफ से अपनी एनर्जी उस पर लगानी पड़ेगी, तब जाके वो प्रोसेस हो पाएगी। क्या ये बात सही है। यस सर। ठीक है, अब देखो, तो देखो दो बातें हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि ये सोडियम एटम अपने आप में एक स्टेबल एटम है ना। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें जो थर्ड ऑर्बिट है इसमें घूमता है, राइट। तो इसका मतलब ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये अपने आप लूज नहीं हो जाएगा, है ना। अगर अपने आप लूज होना होता तो हो गया होता, है ना। तो फिर तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते ही नहीं 281, है ना। हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिख रहे हैं 281, इसका ये मतलब है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इस थर्ड ऑर्बिट में रह पाता है, अपने आप रह पाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन की बाहर आने की अपने आप या खुद से टेंडेंसी नहीं है, राइट।
सही कह रहा हूँ ना? Yes, sir. इसका मतलब अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है? तो इसलिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है ना? इसको अभी हम आगे देखेंगे भी, ये थ्योरी में लिखा हुआ है ना? अभी जब आगे थ्योरी में अपन पढ़ेंगे तो मैं इसमें हाइलाइट कर दूंगा, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक मतलब वैसी प्रोसेस जो बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, और दूसरी टाइप की प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक, वैसी प्रोसेस जो एनर्जी को रिलीज आउट करे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो इसलिए जो सर एक डाउट, एनर्जी है वो हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है। हाँ बताओ। सर ये आयोनाइजेशन एनर्जी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे भी देख सकते हैं ना, उसमें भी हम एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल देख सकते हो। फोटो इलेक्ट्रिक सर इफेक्ट उसके, में भी तो अपन आयोनाइज करने की बात करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, हाँ यस सर वही। तो वो भी वही है, आयोनाइजेशन एनर्जी टाइप ही है, और क्या है ना? सर इसमें, सर इसमें हम्म। डिफरेंस ये होगा कि हम उसमें फोटॉन्स दे रहे हैं और इसमें किसी भी तरह की एनर्जी। हाँ, इसमें किसी भी तरह की एनर्जी दे रहे हैं हम, उसमें पर्टिकुलरली फोटोन की एनर्जी की बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि ये जैसे सोडियम एटम है, वहां पर हम कोई दूसरा एटम लेते हैं, जनरली हम सिल्वर एटम लेते हैं, तो सिल्वर के हम बहुत सारे एटम्स ले लेते हैं, तो ये हमारी जैसे मान लो सिल्वर की शीट या सिल्वर की फॉइल बन गई, या तुम एल्यूमिनियम फॉइल समझ लो, ये एल्यूमिनियम की फॉइल है, राइट? तो इसमें एल्यूमिनियम के बहुत सारे एटम्स होंगे, है ना? एटम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब फोटोन, एक सेकेंड, जब फोटोन इस पे पड़ता है ना, तो इस पे एल्यूमिनियम फॉइल पे पड़ रहा है, मतलब वो एल्यूमिनियम एटम पे पड़ रहा है, मतलब वो सबसे पहले किस पे पड़ेगा? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा सबसे पहले, राइट? तो अगर उसमें सफिशिएंट एनर्जी है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की या नॉकआउट करने की, तो कर देता है वो। अगर एनर्जी नहीं है तो नहीं कर पाता। तो इसलिए हमने वो कंडीशन लिखी हुई है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, है ना? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे अपन लाइट हिट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। याद है? इसमें भी वर्क फंक्शन होगा फिर? क्या कह रहे हो? सर इसमें भी वर्क फंक्शन होगा? इसमें नहीं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वर्क फंक्शन होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक सर फिनोमिना है। उसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमिना है, आयोनाइजेशन एनर्जी एक डेफिनेशन है, एक टर्म है जिसका यूज बहुत सारे फिनोमिना में होता है। वन ऑफ देम इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ सर आ गया। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब ये बेसिक तो आपको क्लियर हो गया होगा, अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं तो अब आपको सब समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनते रहना। तो देखो, ये देखो, एम गैस मतलब कोई भी जो मेटल है या कोई भी एटम है गैसियस फेज में, जब आप उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको बोलते हैं उस मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी 1, है ना? IE1 एरो के ऊपर लिखा है, दिख रहा है? Yes, sir. तो अब देखो, जैसे इसके बाद हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की बात करते हैं ना, ये तो IE1 हो गया। अब IE2 मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि आप दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे उसी मेटल से। तो ये देखो, अपना जो मेटल था वो पहले M+ में कन्वर्ट हो चुका था, तो ये देखो, ये अपन ने M+ लिया, और इसमें अपन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं, तो फिर ये फिर से आयोनाइज होकर ये M2+ में कन्वर्ट हो गया और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। सही है ये? सेकेंड में कोई डाउट तो तो नहीं किसी सर को? मतलब हाँ हाँ बोलो। सोडियम के केस में वो एक शेल पीछे चला जाएगा बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, दूसरे। तो बिल्कुल एग्जैक्टली, सोडियम के केस में क्या होगा, जैसे जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात करेंगे IE1 की, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, है ना? और ये ऑर्बिट खत्म हो जाएगा क्योंकि इस ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब जब आप सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो उसके लिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहेगा वो रहेगा ये सेकेंड ऑर्बिट, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक सर है, 8 के 8 क्यों नहीं निकलेंगे? आठ सर के आठ डिस्ट्रीब्यूट, 8 के 8 क्यों नहीं निकलेगी यार? 8 के 8 निकालने के लिए तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी ना। मतलब अच्छा अगर सर तुम, मतलब वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यार देखो, ये तो वैल्यूज पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइपोथेटिकल फिगर अपन ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को, ये 8 इलेक्ट्रॉन की जो तुम बात कर रहे हो, इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपन को 10 जूल एनर्जी देना है ना? ठीक है, अब मान लो कि ये वाला ऑर्बिट तो खत्म हो चुका है,
अगर आप 10 जूल इलेक्ट्रॉन दोगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है ना। अगर आप 40 जूल एनर्जी हिट करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, राइट। तो उस पर डिपेंड करता है, एनर्जी पे, अमाउंट ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। यस सर। और अगर डिटेल में जाना है तो ये एक्चुअली नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि एनर्जी क्या है, एनर्जी मतलब कैसे देंगे अपन, ऑफ कोर्स वी विल हिट सम काइंड ऑफ लाइट ऑन इट और सम काइंड ऑफ रेडिएशन, वही तो एनर्जी होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। यस सर। तो जब आप एक फोटोन हिट करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है ना, याद है। हाँ तो यस सर। दो बातें करते हैं हम, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमको 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है ना, मान लो हमको 4 इलेक्ट्रॉन को एक साथ बाहर निकालना है, एक सेकेंड रुको, मान लो कि हमको ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक साथ बाहर निकालना है, तो पहला पहला प्री रिक्विसाइट है कि पहले तो इसमें ऐसी बीम ऑफ लाइट पड़ना चाहिए जिसमें कम से कम 4 रेडिएशंस हो मिनिमम। सही कह रहा हूं, ये सब अपने हाँ यस। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये पहला रिक्वायरमेंट है कि एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन तो होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन आते हैं क्वालिटी की, ये तो चलो क्वांटिटी की बात हो गई कि 4 इलेक्ट्रॉन को इंटेंसिटी। बाहर निकालना है तो 4 रेडिएशन हिट करना पड़ेगा मिनिमम। फिर अपन बात करते हैं क्वालिटी की, तो क्वालिटी अपन कैसे देखते हैं, फ्रीक्वेंसी से, है ना। एक एक रेडिएशन या एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एच म्यू, है ना। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब इस एक रेडिएशन की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, इसका मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन को उतनी तेजी से निकाल पाएगा। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये पढ़ा था, मैं थोड़ा थोड़ा याद दिला देता हूँ, कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर 10 जूल एनर्जी से बंधा हुआ है न्यूक्लियस से, अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से 10 जूल एनर्जी से बंधा हुआ है, और अगर आप 30 जूल की एनर्जी मार रहे हो उस पर, 30 जूल का फोटोन, है ना, मतलब ये जो फोटोन या ये जो रेडिएशन है इसकी एनर्जी अगर 30 जूल है, तो 10 जूल तो इसको फ्री करने में चली जाएगी, बाकी 20 जूल किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो ये सिंपल सा है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इसे बोलते हैं, मतलब आप एक के बाद एक निकालते जाओगे। जब पहले इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो IE1, सेकेंड निकालोगे तो IE2, थर्ड निकालोगे तो IE3, ठीक है। डेफिनेशन में एक और बार पढ़ देता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी क्या करने के लिए, टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, है ना, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम गैसियस एटम, ताकि हम कैटायन को फॉर्म कर सके। क्लियर हो गया डेफिनेशन सबको, यस। चलो ठीक है। अब हम देखो आगे पढ़ते हैं, IE1, IE2 एंड IE3 आर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज, ठीक है। ये लाइन तो सिंपल है, देखो ये वाली लाइन देखो, इन जनरल IE1, IE2, IE3, है ना। तो ये देखो, ये बहुत लॉजिकल बात है, इन्होंने ये क्या कहा है कि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज है वो बढ़ती जाती है, मतलब IE1 की वैल्यू कम होगी, IE2 की वैल्यू ज्यादा होगी, IE3 की वैल्यू और ज्यादा होगी, और ये कहानी आगे चलती रहेगी। तो मुझे सोच के बताओ, लॉजिकली ऐसा होना चाहिए कि नहीं, हाँ यस सर, होना चाहिए। होना चाहिए ना, लॉजिकल बात है ये। देखो सीधी सी बात यह है कि भाई अभी अपन ने डिस्कस किया था कि आप जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते जाओगे न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स कम होने लगता है। तो जितने जितने आप दूर रहोगे न्यूक्लियस से, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान है ना। तो IE1 के मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कम एनर्जी देना पड़ेगा, तो IE1 की वैल्यू कम आएगी। फिर आप थोड़ा अंदर आओगे तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है, तो इसको निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो IE2 की वैल्यू ज्यादा आएगी IE1 से। सही है, बताओ। यस। तो इसका यस मतलब अपन सर। ये कह सकते हैं ना जनरलाइज करके, कि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज है उनकी वैल्यू हमेशा ही बढ़ती जाएगी, राइट। सर एक डाउट। हाँ पूछो। सर अगर हमने सोडियम एटम में स्टार्टिंग में मान लो IE3 दे दी, तो सर उसके साथ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे क्या? IE3 वैल्यू दे दी, ये कह रहे हो। हाँ यस सर, केस सिचुएशन मतलब। IE3 वैल्यू दे दी तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, पहली चीज, और दूसरी चीज फिर ये उतनी काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा, अच्छा। है ना। हाँ। जो डिफरेंस बचेगा वो उतनी एनर्जी से मूव करेगा, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली बात हो गई।
ठीक है। ओके सर। तो एक सेकेंड, इसका देखो अब रीजन देख लो, बिकॉज एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, है ना, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते जा रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम में कम होते जा रहे हैं। द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, है ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में भी, सॉरी पिछली क्लास में भी ये बात की थी, आप लोगों को याद होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं, है ना, प्रोटॉन्स तो उतने ही है ना, क्योंकि न्यूक्लियस में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, चेंज किस में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स में। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे एटम से, पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ते जाएगा ना, याद है पिछली क्लास में। हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ते जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना और मुश्किल होता जाएगा, है ना। तो इसी बात को इन्होंने यहाँ पे लॉजिकली एक्सप्लेन किया है कि इसीलिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज हमेशा बढ़ती जाती है, बिकॉज as the number of electron decreases, attraction between nucleus and remaining electron increases considerably and hence subsequent ionization energy increases. इस लाइन को पढ़ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। तो बस ठीक है, बाकी ये वाला पॉइंट तो वही है कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी है तो एक एनर्जी, तो इसकी यूनिट एनर्जी वाली होगी, तो जूल हो सकता है, कैलोरी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, दीज आर ऑल एनर्जी की यूनिट्स। और आपको अगर क्वांटिफाई करना है तो आप क्वांटिटी से भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे मान लो आपको 1 मोल की एनर्जी एक मोल के टर्म्स में बताना है, तो जूल पर मोल बता दो, है ना। कई बार ग्राम के टर्म्स में भी बता देते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन में कि आप आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ पर ग्राम सैंपल, तो उसमें अपन जूल पर ग्राम के टर्म्स में बता देंगे। तो ये तो लॉजिकल है, इसको रखने की आवश्यकता नहीं है, राइट। इस पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। शाबाश। तो अब देखो, ये तो चलो अभी तक अपन ने समझा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। फिर अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसी सीक्वेंस में जो पहला फैक्टर है वो है साइज ऑफ एटम, है ना। तो मैंने ये बात कही थी कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी 2 फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा हर प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं। अक्रॉस द पीरियड कौन सा फैक्टर है बताओ? अक्रॉस द पीरियड, पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करना, और डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम, कौन कौन से 2 फैक्टर्स हैं जो सारी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं या सारी प्रॉपर्टीज के पैटर्न को डिटरमाइन करते हैं? याद है किसी को? सर डाउन द ग्रुप साइज होता है बिकॉज ऑफ शाबाश। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। हाँ, डाउन द ग्रुप साइज होता है, और अक्रॉस द पीरियड अक्रॉस इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन। अक्रॉस द पीरियड होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट, सेट इफेक्टिव, है ना। अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से हम देखते हैं ज्यादातर प्रॉपर्टीज को, और डाउन द ग्रुप हम साइज से देखते हैं। तो इनफैक्ट ये बात भी है कि जो लेफ्ट टू राइट जो है साइज कम होता है, ये बात सबको याद है कि लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है ना। तो यस उसका सर। उसका रीजन भी यही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स फिक्स्ड रहते हैं, है ना, और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ते जा रहा है, तो साइज कम होते जाएगा। सही है। तो लेफ्ट टू राइट जो साइज वाली प्रॉपर्टी है वो भी उसके लिए भी जो बेसिक क्या है उसके लिए भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जब भी हम लेफ्ट टू राइट चीजें देखेंगे वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से हम देखेंगे, ये बेसिक होता है लेफ्ट टू राइट के लिए, और टॉप टू बॉटम के लिए साइज एक बेसिक फैक्टर होता है ना। तो अब देखो, अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी पे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले साइज की बात की गई है कि साइज ऑफ एटम कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट डालेगा, है ना। थ्योरी हम अभी पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक बार खुद लॉजिकली अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप मेरे को ये बात सोच के बताओ कि जिस एटम का साइज बड़ा है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? जैसे ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है ना, तो ये इसका साइज बड़ा है, इसका इलेक्ट्रॉन है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट। तो अब बताओ कि ये जो बड़ा वाला एटम है इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए कि कम? ज्यादा। सर कम, क्योंकि कम। डिस्टेंस ज्यादा है।
शाबाश, बिल्कुल सही बात है। देखो कम इसलिए होगी क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, राइट। सेंटर से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उस पर न्यूक्लियस का फोर्स उतना कम लगेगा, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतना ही क्या है, आसान है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइज बढ़ाने से आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी हमें कम लगानी पड़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है ना। कंक्लूजन क्या है कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। लिख सकते हैं ना हम ये बात मैथमेटिकली, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। सब लोग एग्री करते हैं इस बात से कि ऐसा होना चाहिए? यस सर। तो ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। देखो इस यहाँ पर इन्होंने वही बात लैंग्वेज की फॉर्म में लिखी है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो साइज बढ़ाने से कम होती है, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन साइज, है ना। और उसका फिर इन्होंने यहाँ पे रीजन बताया कि वही जो अपन ने डिस्टेंस की बात की, कि जैसे जैसे डिस्टेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब बाहर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से बढ़ेगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज मतलब कम होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है आर हेल्ड लेस फर्मली, मतलब न्यूक्लियस उसको कम फर्मली होल्ड कर रहा है ना। और इसीलिए लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन। क्या ये लैंग्वेज सबको समझ में आ गई? यस सर। कोई वर्ड अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लो। चलो ठीक है, तो सबको समझ में आ गया है। अब देखो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली इन अ ग्रुप, है ना। तो अब वो तो खैर अपन ने पैटर्न निकाल ही लिया है कि भाई साइज से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, साइज बढ़ने से कम होना चाहिए। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है ना, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, राइट। सिंपल है, बताओ। यस सर। ठीक है, तो अब देखो ये तो चलो ठीक है, ये तो एक नॉर्मल पैटर्न हो गया। आपको ये बात याद रखना है कि साइज से आयोनाइजेशन, साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो आपको साइज का पैटर्न याद रहेगा, तो आपको मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का भी पैटर्न याद रहेगा। अब बात आती है एक्सेप्शंस की, राइट। ये जो है ये जनरल पैटर्न है, इसमें कहीं कहीं पर एक्सेप्शंस आता है। वो एक्सेप्शंस देखो यहाँ पर मेंशन्ड है, बोरॉन, थैलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, है ना। देखो इसको हम व्हाइट बोर्ड पे लेते हैं इन एक्सेप्शंस को। तो ये जो चीजें यहाँ पे आपको दिख रही हैं फॉर 13th ग्रुप, है ना। तो 13th ग्रुप का जो एक्चुअली पैटर्न होता है वो ये होता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जनरल रूल तो ये कहता है कि ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, मतलब बोरॉन की सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर सेकंड नंबर पे आना चाहिए एल्यूमिनियम। तो बोरॉन तो ठीक है, लेकिन सेकंड नंबर पे एल्यूमिनियम नहीं है। अब यहाँ से एकदम रैंडम ऑर्डर हो गया, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा रैंडम सा है ना। एल्यूमिनियम यहाँ पे आ रहा है, फिर गैलियम इसके आगे आ रहा है, फिर थैलियम इसके आगे आ रहा है, और फिर इंडियम इसके आगे आ रहा है, मतलब ये रैंडमाइज्ड ऑर्डर है। तो ये इतना जो पोर्शन है ये एक्सेप्शन है ना। तो अब ये आपको रट के रखना पड़ेगा। इसका जो लॉजिक है, ये जब हम पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, तो वहां पर इसका लॉजिक आएगा, है ना। तब तक के लिए आप इसको याद करके रखो, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, है ना। देखो पहले तो पहली चीज तो उसके लिए ये याद होना चाहिए, ये ऑर्डर। तो अभी तो खैर तुम लोगों को ये ऑर्डर याद नहीं होगा, है ना, जो ग्रुप वाइज ऑर्डर होता है, मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 13th ग्रुप के 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अभी तो खैर आपको ये ऑर्डर याद नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल बार बार पढ़ते रहोगे, है ना, तो आपको ये ऑर्डर याद हो जाएगा विथ टाइम, ठीक है। तो इतने पोर्शन में एक्सेप्शन है, तो इसके लिए आप इसको, इसका जो ऑर्डर है ये बहुत ही आड़ा टेढ़ा है, तो आप इसको ऐसे ग्राफिकल याद रखना, है ना। देखो मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर तरीका है याद रखने का, है ना। तो ये देखो यहाँ पर अपन एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। ऊपर से नीचे जब अपन आते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो इस डायरेक्शन में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, राइट। ठीक है, अब देखो
सबसे पहले आता है बोरॉन, है ना, है ना। इस ऑर्डर में अपन मूव कर रहे हैं एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में, तो सबसे पहले बोरॉन आएगा, बोरॉन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है और बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये सबसे ऊपर आ गया, ये आ गया सबसे ऊपर बोरॉन, है ना, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। उसके बाद एल्यूमिनियम, है ना, तो एल्यूमिनियम देखो कहाँ पे आ रहा है, चौथे नंबर पे आ रहा है, राइट। तो अगला जो एटम है एटॉमिक नंबर के हिसाब से, है ना, ये पहला था बोरॉन, फिर अगला है एल्यूमिनियम, Al, है ना, ये सेकंड एटम है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो अगला है, ठीक है। और इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है ये देखो, ये बहुत कम है बोरॉन से, तो ये अपन रखेंगे चौथे नंबर पे, राइट। अब एल्यूमिनियम के बाद अगला एटम क्या आता है, गैलियम, एटॉमिक नंबर में, तो गैलियम यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो गैलियम आएगा यहाँ पे इस एक्सिस के अलोंग, और इसकी जो वैल्यू है आयोनाइजेशन एनर्जी की वो थर्ड नंबर पे आ रही है, एल्यूमिनियम के ऊपर है गैलियम आयोनाइजेशन एनर्जी के टर्म्स में, है ना। तो इसका मतलब गैलियम को अपन यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं, ये हो गया आपका गैलियम, ठीक है। ये गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा है ना, गैलियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा है। अगला एटम क्या है एटॉमिक नंबर में, इंडियम, इंडियम आता है सबसे आखिर में। तो देखो एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो इंडियम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इसकी सबसे कम, है ना, तो ये आएगा ऐसे सबसे नीचे। तो ये देखो यहाँ पर अपन ने इसको सबसे नीचे बताया है, ठीक है, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। वाई एक्सिस पे वैल्यू पे ध्यान दो, इंडियम, है ना। फिर लास्ट आता है आपका एटॉमिक नंबर के हिसाब से थैलियम, पांचवा एटम। तो एटॉमिक नंबर इसका सबसे ज्यादा है तो थैलियम आएगा यहाँ पर, यहाँ कहीं, और इसकी वैल्यू कहाँ पर है, सेकेंड नंबर पे है, राइट। तो सेकेंड नंबर पे मतलब ये बोरॉन के नीचे, है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल देखो बोरॉन के नीचे, ये क्या है, थैलियम Tl, तो ये इसका पॉइंट हो गया, राइट, सही है। अब आप इसको ज्वाइन कर दो, आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर दो, तो ये आपको एक डब्लू शेप दिख रहा है, सबको बताओ, है ना। और ये आपको याद रखना है कि डब्लू भी ये नॉर्मल डब्लू नहीं है, ये राइट साइड से थोड़ा झुका हुआ है, मतलब ये पैरालाइज्ड डब्लू है ना, राइट साइड से थोड़ा सा झुका हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने नॉर्मल डब्लू याद रख लिया तो उसमें फिर आपको ऐसा लगेगा कि एल्यूमिनियम और इंडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सेम है, जो कि एक्चुअल में है नहीं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जो 13th ग्रुप है ना, यहाँ पे ये आप लोग मार्क कर लेना कि ये एक्सेप्शन है ना, ये एक्सेप्शन है। तो इसका एक्सेप्शन ऐसे तो रटना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये ऑर्डर रटना तो बहुत मुश्किल है। अब बेटर है कि आप ये ग्राफिकल शेप ध्यान रखो, डब्ल्यू जो कि राइट साइड से थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है ना। तो देखो ये एक्सेप्शन आपको याद रहेगा बशर्ते आपको दो चीजें याद हो। पहली चीज तो आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। तो जब आपको ये ऑर्डर याद रहेगा और आपको ये शेप याद रहेगा डब्लू, है ना, तो आप ये पहले डब्लू शेप बना दोगे, और फिर इसी ऑर्डर में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसी ऑर्डर में पॉइंट्स को लिखते जाओगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। तो फिर आप इससे अब वर्टिकल एक्सिस पे कंपेयर कर सकते हो कि भाई किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा है, बहुत आसानी से बता सकते हो। सही कह रहा हूँ। यस सर। तो इसको बना लो आप लोग, है ना, ये आपको इस एक्सेप्शन को याद रखने में हेल्प करेगा। एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जनरली क्वेश्चंस एक्सेप्शन पे ही आते हैं, मतलब जो टफ क्वेश्चंस होंगे वो एक्सेप्शन पे होंगे, है ना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब भी इसके क्वेश्चन आएंगे तो पहले हम हमेशा एक्सेप्शन पे ध्यान देंगे, है ना। जैसे मान लो आयोनाइजेशन एनर्जी का कोई क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये एक्सेप्शन तो नहीं है कहीं, अगर ये एक्सेप्शन नहीं है तो फिर हम नॉर्मल ऑर्डर से आंसर दे देते, ठीक है। तो ये तो चलो हो गया इसका 13th ग्रुप का, है ना। अब आते हैं अपन 14th ग्रुप में। तो 14th ग्रुप का भी जो ऑर्डर है वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
जीई, टिन, एसएन और लेड, पीबी, है ना, पीबी। ये आपको पीरियोडिक टेबल में ये मिल जाएगा ऑर्डर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने तो आप लोग को बोला था, पीरियोडिक टेबल चिपका जरूर लेना यार अपने टेबल के सामने, बहुत जरूरी है वो चीज, ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आपको बार बार देखना पड़ता है ना। तो अगर आप सामने चिपका लोगे तो उसको आराम से आपकी नजर उस पर पड़ती भी रहेगी, तो चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद होती रहेगी। उसको याद रखने के लिए आपको अलग से एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर है। तो देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो लॉजिकली अगर हम देखें तो ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। तो कार्बन की ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा है। सिलिकॉन सेकंड नंबर पे आना चाहिए, सेकंड नंबर पे है। जर्मेनियम थर्ड पे आना चाहिए, थर्ड पे है। टिन फोर्थ पे आना चाहिए, तो टिन फिफ्थ पे है ना। तो यहाँ पर एक्सेप्शन हो गया। तो जो 14th ग्रुप में एक्सेप्शन है वो इतना है बस, ठीक है। तो बस इसके लिए तो फॉर 14th ग्रुप आप इतना एक्सेप्शन नोट कर लो कि ये एक्सेप्शन है ना। तो नॉर्मल ऑर्डर क्या था कि एस एन पीबी से ज्यादा आना चाहिए। तो जब आपको ये याद रहेगा कि इतने पोर्शन में एक्सेप्शन है, तो आप ऑटोमेटिकली इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दोगे, राइट, ठीक है। यस। यस सर। तो देखो, अब इसके जो लॉजिक हैं ये अपन पी ब्लॉक चैप्टर में देखेंगे, है ना। अभी अपन इसको लॉजिक्स पे यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे। आप बस ये एक्सेप्शन इतने ध्यान रखना। अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो एक सेकेंड। तो चलो, ये तो बात हो गई साइज की, है ना। अब अपन आते हैं न्यूक्लियर चार्ज पे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, है ना। ये तो खैर सिंपल सी बात है, ये तो होना भी चाहिए। बताओ ये बात होना चाहिए कि नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। हाँ यस सर, होना होना चाहिए। चाहिए ना भाई। न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा फील करेगा इलेक्ट्रॉन, वो उतना ज्यादा न्यूक्लियस से खींचेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज्यादा फील करेगा, वो न्यूक्लियस से उतना स्ट्रांगली खींचेगा। उसको बाहर निकालना उतना ज्यादा मुश्किल है। बाहर निकालने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी, उतनी ज्यादा ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, राइट। लॉजिकल है, यस सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल, है ना। और ये सब आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, ये सब हर चीज बहुत लॉजिकल है ना। रटना आपको क्या है, सिर्फ एक्सेप्शंस आपको रटना है, बाकी चीजें आपको लॉजिकली समझ के याद रखना है, ठीक है। तो इसका यस फिर सर। उन्होंने वही रीजन बताया है, देखो, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन जो है वो दे आर मोर फर्मली हेल्ड बाय न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस का जो होल्ड है इलेक्ट्रॉन्स पे वो फर्म हो जाता है, मोर फर्म, एंड दस, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाती है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये जो रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। यस सर। इसका फिर इन्होंने एग्जांपल कोट किया है, देखो, फॉर एग्जांपल आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। तो अब लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज, बताओ। इंक्रीज। इंक्रीज होना चाहिए, राइट, क्योंकि अभी अपन ने क्या देखा कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो लेफ्ट टू राइट मतलब अलोंग द अक्रॉस द पीरियड, हम ज्यादातर प्रॉपर्टीज को कैसे देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज से या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। तो लेफ्ट टू राइट जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। सही बात है क्या। यस सर, सो सर दैट मींस अक्रॉस द पीरियड हमेशा इंक्रीज होगी और डाउन द पीरियड डिक्रीज होगी। Yeah, definitely. This definitely means that across the period, ionization energy will always increase, and down the group, ionization energy will always decrease, with some exceptions, which we will have to remember, right? यस सर। तो ठीक है, अब ये तो खैर न्यूक्लियर चार्ज वाला पॉइंट था। अब अपन अगले पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ से ये जो पॉइंट अपन इसमें देख रहे हैं ना, सी, डी और सर ई, इसमें एक्सेप्शंस नहीं है। नहीं नहीं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। अब देखो, जो नेक्स्ट अपन पॉइंट देख रहे हैं ना, सी, डी और ई। अच्छा, इस मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करता हूँ न्यूक्लियर चार्ज में, जो तुम्हें थोड़ा और लॉजिकल क्लियरिटी देगा। ये जो पॉइंट है ना, ये जो फैक्टर, ये आप साइज से भी बता सकते हो। जो हमने यहाँ पे बात की, देखो ध्यान देना, जब जो हमने यहाँ पे बात की
कि भाई लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। ये बात आप साइज से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे? जेड, देखो लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहते हैं, तो साइज क्या होता है बताओ जल्दी? डिक्रीजेस। साइज डिक्रीज होता है ना। और हमने देखा है कि भाई जब साइज डिक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। यस सर। तो सेम बात हो गई, मतलब ये बात डायरेक्ट है ना। इससे इसको रिलेट करना ये डायरेक्ट है, और यहाँ से अगर आप साइज के थ्रू रिलेट कर रहे हो तो आप थोड़ा घूम के जा रहे हो, राइट। साइज आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए बढ़ती है क्योंकि साइज डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड, और साइज इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लॉजिकली क्लियर हो गया चीजें? यस सर। Yes. ठीक है, मतलब हर चीज इंटर रिलेटेड ही है ना, कुछ ऐसा रटने की जरूरत अपन को नहीं पड़ना चाहिए। तो देखो मेन फैक्टर्स तो यही दोनों थे, है ना, ए और बी। अब जो अपन आगे के 3 फैक्टर्स पढ़ रहे हैं ना, ये सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, है ना। इनका बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब मेन ऑर्डर इनसे डिसाइड नहीं होता, इनका एक सपोर्टिंग रीजन है। ठीक है, तो इनको भी अपन देख लेते हैं। ऑल्दो जब भी आपको ऑर्डर बनाना होगा ना, तो हम साइज से ही ऑर्डर बना सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अक्रॉस द पीरियड भी हम साइज से बना सकते हैं, है ना, अभी प्रूव किया मैंने। और डाउन द सर ग्रुप एक भी हम डाउट। साइज से बना सकते हैं। हाँ पूछो, क्या नाम है, आयुष? सर इसमें हम वो हीलियम गैसेस और ये सब गैसेस को एक्सेप्शन ही मानेंगे ना? हाँ, हीलियम और इन सब गैसेस को एक्सेप्शन मानेंगे, ये आएगा अभी आगे। ठीक है, नोबल गैसेस जो होती है उनका कॉन्फ़िगरेशन इतना स्टेबल होता है कि वो फिर उनका आउटर मोस्ट शेल फिल्ड होता है, तो उनका इलेक्ट्रॉन जो है वो उनका इलेक्ट्रॉन वो आसानी से छोड़ती नहीं है ना। सर उनकी एनर्जी फिर इनफाइनाइट होती है क्या? नहीं नहीं, इनफाइनाइट आयोनाइजेशन। नहीं होती, ऑफ कोर्स पॉसिबल तो है ही, लेकिन बहुत हाई आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है उनकी। ठीक है, यस सर। तो देखो हम थर्ड फैक्टर पे आते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट बात ये कि थर्ड फोर्थ फैक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिफ्थ फैक्टर इंपॉर्टेंट है कहीं कहीं पे, है ना। मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है साइज, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको याद रखना है वो ये है साइज। तो ये सी डी और ई भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। शील्डिंग इफेक्ट मतलब ढकने वाला इफेक्ट, मतलब बीच वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से ढकता है। याद है ये बात सबको? यस सर। तो देखो, अब द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स एक्ट एज ए शील्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ये तो होता ही है, इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, कि जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से ढकेंगे। तो द लार्जर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल, ग्रेटर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा ढकेंगे, है ना। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो उतना कम होगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, मतलब आयोनाइज करना उतना आसान होगा। ये लाइन एक बार पढ़ के देख लो सब लोग, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। No, sir. ठीक है, तो देखो ये जो डायग्राम है, डायग्राम वैसे थोड़ा सा अजीब सा इन्होंने बनाया, मैं इसको समझा देता हूँ। डायग्राम पे ये देखो, इन्होंने सेंटर पे जो प्लस आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो बीच में माइनस माइनस लिखे हुए ना बहुत सारे, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये जो बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स है जो माइनस माइनस लिखा हुआ है, ये इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से शील्ड करते हैं या ढकते हैं। ठीक है, तो ये जितने ज्यादा ढकेंगे इलेक्ट्रॉन पे उतना कम फोर्स फील होगा, उसको निकालना उतना आसान है। ठीक है, तो ये दोबारा मैं रिपीट करता हूं, ये एक सपोर्टिंग फैक्टर है, क्योंकि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो किस में काउंट हो जाता है बताओ? वो न्यूक्लियर चार्ज में ऑलरेडी काउंट हो जाता है, राइट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। हाँ सही कह रहा यस हूँ ना? सर। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर अपने एक बार देख ही लिया है तो फिर हमको स्क्रीनिंग इफेक्ट देखने की कायदे से जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इसलिए देखो यहाँ पर ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी हुई कि इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है या कम होता है इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है कम होती है। इस तरह की लाइन यहाँ पे इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट से जो डिफरेंस आता है वो ऑलरेडी न्यूक्लियर चार्ज में कैलकुलेट हो चुका है।
बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. अब अपन आते हैं अगले पे। देखो, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या होता है? ये देखो, ये पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर होता है SPDF, राइट? तो देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विच इट इज बीइंग रिमूव्ड, है ना? ये बात सही है कि जैसे आप किसी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, है ना? जैसे आप किसी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, तो अभी चलो यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो किसी, जैसे कार्बन है, कार्बन के वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन एक ही सब शेल में नहीं होंगे, है ना? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ? बोलो भाई, नहीं बताओगे? 1s2 2s2 2p2 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर पढ़ा नहीं अभी। हाँ, मतलब जिसने पढ़ा है, किसी ने तो पढ़ा होगा। इस बैच में जो बच्चे बैठे हैं, किसी ने तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। तुमने पढ़ा है ना मामी? सर अभी इस सेक्शन पे बस आ ही रही हूँ, मेरा बहुत कवर हो गया है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम लोगों ने ये चीज पढ़ी नहीं है तो ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से लिखते हैं। तो देखो, यस ये सर, है। बट एक जनरल आइडिया है कि हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये न्यूक्लियस है, फिर ये अपना फर्स्ट ऑर्बिट है कार्बन का, और ये अपना सेकंड ऑर्बिट है, राइट? हम बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्बिट की, है ना? 2 रिप्रेजेंट सेकंड ऑर्बिट, और एस सबशेल, एस सबशेल मतलब ये, और फिर पी सबशेल, राइट? तो एस सबशेल में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सेकंड ऑर्बिट के एस सबशेल में है, एस डब्बे में है। और जो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड ऑर्बिट के पी सबशेल में या पी वाले डब्बे में है ना? ये सब जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब आपको दिखेगा, ठीक है? तो अभी मेन बात ये है, अपन उस पर फोकस करते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वो सेम होते हैं, है ना? चारों इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते, क्योंकि वो अलग अलग सब शेल में है, तो उनकी सिचुएशन भी अलग अलग होती है, ठीक है? तो अब इसी के लिए कि भाई जैसे आपको ये 4 इलेक्ट्रॉन में से कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है? एस का निकालोगे कि पी का निकालोगे? उसके लिए ये वाला पॉइंट है ना? उसके लिए देखो क्या लिखा हुआ है इन्होंने। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस टाइप का इलेक्ट्रॉन है जिसको आप निकालने की बात कर रहे हो? एस में, पी में, डी में, एफ में, किस सब शेल में आता है? तो अब बात यह है कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि एसपीडीएफ सबके शेप डिफरेंट होते हैं। तो एस इलेक्ट्रॉन का जो पेनिट्रेशन है वो ज्यादा होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के क्लोजर होता है ना? एंड इज देयरफॉर मोर टाइटली हेल्ड देन अ पी इलेक्ट्रॉन। ये बात शायद मैंने कुछ लेक्चर्स पहले बताई भी थी, बताई थी क्या, कि एस का जो साइज है वो सबसे ज्यादा होता है? अगर आप लोगों को याद हो तो एक मैंने इस तरह का डायग्राम बनाया था, याद है क्या? किसी को याद आ रहा है? हाँ यस यस सर। सर। है ना? तो अभी आप लोग इसको एज इट इज कॉपी में ड्रॉ कर लेना। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लोगे ना तो आपको ये मतलब रिलेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक लिंक बैठ जाएगा। अभी जितना समझ पा रहे हो उतना समझ लो। तो जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो मैंने उसमें ये बात एक्सप्लेन की है कि ये डायग्राम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इस तरह का एक डायग्राम बना हुआ है। ये होता है न्यूक्लियस, ये होता है पहला ऑर्बिट, जो आधा सेमी डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे, और ये होता है दूसरा ऑर्बिट, ठीक है? तो जो हम कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, कार्बन एटम में पहले तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट ऑर्बिट में चले गए, फिर ये 2s2 और 2p2, है ना? तो ये मैंने पहले भी पीरियोडिक टेबल में ही शायद 1-2 लेक्चर पहले मैंने ये कहा था कि ये जो s ऑर्बिटल है, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से डब्बे में नहीं भरे हुए होते। ये डब्बा तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए हम इस तरह से डब्बे बना देते हैं। याद है ये मैंने बताया था, ये लाइन यूज की थी, किसी को याद आ रहा है? यस सर। कि ये डब्बे जो हम बनाते हैं ये तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं, ताकि हम डायग्राम को सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। एक्चुअल में ये जो एक डब्बा है ये एस के एक एरिया को, एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझोगे
तो अभी मैं इस चैप्टर से जितना रिलेटेड है उतना बता देता हूँ। देखो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल, है ना। तो जैसे ये मान लो ये 2s ऑर्बिटल है, ये जो मैंने बनाई ये ऑर्बिट नहीं है, ये ऑर्बिटल है, कंफ्यूज मत होना, है ना, क्योंकि सारे डायग्राम सर्कुलर हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ऑर्बिटल इज अ 3D रीजन, है ना। ये पूरा एक बॉल जैसा होगा, इसलिए मैं इसको शेड भी कर रहा हूं, ठीक है। जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट इज अ 2D पाथ, सर्कुलर पाथ, ऑर्बिटल इज अ 3D रीजन। बात समझ रहे हो मेरी। तो अब मैं 3D यहाँ पे बना नहीं सकता क्योंकि वो अपनी जो स्क्रीन है वो 2D होती है ना, तो ये आपको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम ये बोल रहे हैं ना कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2s का ये जो बॉल है ना, 2s की जो स्फीयर है, इसमें कहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। और फिर 2p, तो जो p सब शेल है उसका भी एक शेप होता है, जैसे s का स्फेरिकल शेप होता है, वैसे p का कैसा शेप होता है, डम्बेल, है ना। ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, p का ये डम्बेल शेप होता है ना। ये तो क्योंकि अपन ने आधा ही डायग्राम बनाया है तो इसमें आपको आधा ही डंबल दिखेगा, क्योंकि जो बचा हुआ आधा डंबल है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, है ना। तो ये देखो, ये मान लो ये p ऑर्बिटल है, ये इसका आधा डंबल है। ये भी एक 3D डायग्राम होता है, ये जो डंबल होता है ये भी 3D होता है, ठीक है। तो इसको भी मैं शेड कर देता हूँ पिंक कलर से, जो इसका कलर है, ठीक है। तो जब हम ये बात कह रहे हैं ना कि ये जो 2p है, तो 2p इसका मतलब हम इस डंबल की बात कर रहे हैं, इस डंबल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कहीं पे, है ना। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आप कहीं भी बना सकते हो। क्या ये डायग्राम थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सबको, यस सर, आ गया। है ना। मतलब कहने का मतलब ये कि ये जो ऑर्बिट्स होता है ये हाइपोथेटिकल चीज होती है, एक्चुअल में ऑर्बिट जैसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में जो चीज होती है वो होती है ऑर्बिटल्स, जो मैंने ये ऑरेंज और पिंक कलर से दिखाए हैं। ऑर्बिट तो बस एक सेम चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकें, इसलिए हम ऑर्बिट्स को पढ़ते हैं। क्योंकि अगर हम ऑर्बिटल बनाने चले जाएंगे तो डायग्राम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने जो ऑर्बिटल बनाया है वो एक्चुअली कौन से ऑर्बिट का है। बात समझ में आ रही है। ये बात जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको दोबारा डिटेल में दिख जाएगी। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, है ना। देखो मेन मुद्दा ये है हमारा जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, हम पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करें। देखो इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, एन एस इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस। एस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है या न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेट करता है ना। इसका क्या मतलब है, देखो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है ना, एस ऑर्बिटल के शेप के कारण, शेप आपको दिख रहा है स्फेरिकल टाइप का शेप है, इसके कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। पी का शेप देखो, पी का शेप ऐसे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, तो पी का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है। क्या ये बात दिख रही है आपको डायग्रामेटिकली। सर जैसे कि आपने बोला था कि हम पी में कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स रख हाँ सकते हैं हमारी विषय, तो यदि वो इलेक्ट्रॉन एस के कंपैरेटिवली थोड़ा नीचे होता तब क्या होता? नहीं, लेकिन उसमें हम इसको एक जनरलाइज्ड सेंस में इसको हम इस स्टेटमेंट को बोलते हैं कि जैसे अगर आपको रैंडमली देखना हो कि भाई ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन किसका होगा, तो आप क्या बोलोगे कि भाई पी का इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर होने की ज्यादा संभावना है सर मतलब एस की तुलना में। मैक्सिमम रेंज मान के चलते हैं कि हाँ हाँ, बोलो बोलो, मैक्सिमम क्या। मतलब हम उसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं। हाँ, हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करते हैं, संभावना के टर्म्स में, राइट। कि जैसे एस ऑर्बिटल के, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के पास होना और पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के ज्यादा पास होना, किस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पी। पी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में हम इसकी बात करते हैं, है ना। तो ओके सर। तो P जो है, तो हम ऐसे कहते हैं कि S जो है वो ज्यादा पेनिट्रेटिंग है न्यूक्लियस के, है ना। पेनिट्रेटिंग का मतलब ये है कि S जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है
पेनिट्रेटिंग वर्ड का मतलब कब यूज इस सेंस में किया जाता है कि एस जो है वो न्यूक्लियस में घुसने की कोशिश कर रहा है, एस का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में ज्यादा घुसने की कोशिश कर रहा है एज कंपेयर्ड टू पी का इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेट वर्ड का उस सेंस में यूज यहाँ पे किया गया है। लैंग्वेज क्लियर हुई क्या? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो एन एस इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस और इसीलिए इट इज मोर टाइटली हेल्ड। तो अगर वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा टाइटली हेल्ड भी होगा ही कंपेयर टू अ पी इलेक्ट्रॉन। सही बात है? बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. तो देखो आगे Yes. आगे देखो फिर इसी चीज को उन्होंने जनरलाइज कर दिया है ना, कि जो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है, पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है वो एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा होता है, या एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। ये जो ऑर्डर है ये अपन ने शील्डिंग इफेक्ट में भी लिखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। शील्डिंग इफेक्ट का भी Yes, यही sir. ऑर्डर आता है, एसपीडीएफ। उसका भी रीजन क्या है? सेम, मतलब टर्म्स अलग अलग हैं लेकिन दोनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। देखो उसमें शील्डिंग इफेक्ट में अपन ने क्या बोला था कि भाई अगर ये एस का इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा पास है तो ये ज्यादा ढकेगा ना। मतलब जैसे मान लो को हम कोई किसी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मान लो इस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के फोर्स से कौन ज्यादा अच्छे से ढकेगा, एस वाला कि पी वाला? लॉजिकली एस वाला। एस वाला, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। इसको भी मैंने कूलर वाले एग्जांपल से भी समझाया था कि भाई बच्चा अगर कूलर के जितना ज्यादा पास जाके बैठने लगेगा वो उतनी ज्यादा हवा कवर करने लगेगा। याद है? Yes, sir. तो सेम बात है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए शील्डिंग इफेक्ट में भी अपन ने यही ऑर्डर लिखा था, इसलिए अपन पेनिट्रेशन इफेक्ट में भी यही ऑर्डर लिख रहे हैं। ऑर्डर सेम है, एसपीडीएफ, है ना, क्योंकि जो दोनों ही इफेक्ट्स हैं, शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट, वो एक्चुअली एक ही फैक्टर से रिलेट हो रहे हैं। वो फैक्टर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, है ना। भाई न्यूक्लियस से डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन की जितना कम होगी उसका शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जितना कम होगी मतलब वो न्यूक्लियस के उतना पास है, मतलब वो न्यूक्लियस में उतना ज्यादा पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट भी उतना ज्यादा होगा। सही कह रहा हूँ ना? Yes, sir. तो भाई अब सीधी सी बात यह है कि भाई जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है उसको निकालना मुश्किल है क्या? क्योंकि अरे भाई जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है मतलब वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है ना, हाँ Yes, तो sir. उसको बाहर निकालना मुश्किल है ना। तो उसको यस सर। बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, मतलब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी ना। Yes, sir. समझ गया. तो इफ अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, आयोनाइजेशन एनर्जी का इसलिए ये ऑर्डर आता है, एस की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, पी, डी, एफ। तो ये जो ऑर्डर है एस ग्रेटर देन की, पी ग्रेटर देन, डी ग्रेटर देन एफ, ये तीन चीजों में अप्लाई हो गया। शील्डिंग इफेक्ट सेम ऑर्डर, पेनिट्रेशन इफेक्ट सेम ऑर्डर, आयोनाइजेशन एनर्जी सेम ऑर्डर। और तीनों चीजों कैसे इंटर रिलेटेड है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस से। क्या ये बात आपको लॉजिकली समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, शाबाश। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो अब इसका एग्जांपल वगैरह देख लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज कंपैरेटिवली लेस देन मैग्नीशियम because outermost electron is to be removed from a 3p orbital in aluminium whereas in magnesium। देखो इस एग्जांपल को मैं डिटेल में समझा देता हूँ, इसको हम व्हाइट बोर्ड पे ले लेते हैं क्योंकि हम पैरेलल में डायग्राम वगैरह भी बना लेंगे। हाँ भाई देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज कंपेरेटिवली लेस देन मैग्नीशियम। तो पहले मैं एल्यूमिनियम देख लेता हूँ। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम है 1s2, फिर सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड ऑर्बिट में कितने? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, 3 इलेक्ट्रॉन। सही है। और इसकी तुलना की जा रही है मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। सही है। अब
लॉजिक से अगर हम देखें तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक ही पीरियड में आते हैं, थर्ड पीरियड में, है ना। थर्ड पीरियड का पहला एटम सोडियम, उसके बगल में उसके राइट साइड में होता है मैग्नीशियम, और उसके बगल में उसके राइट साइड में क्या होता है, एल्यूमिनियम। सही कह रहा हूँ क्या? यस सर। अब हमने ये बात पढ़ी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर आप बात कर रहे हो तो अक्रॉस द पीरियड जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है या फिर साइज कम होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। मतलब एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से क्या होना चाहिए, ज्यादा। ज्यादा। ये तो हो गया लॉजिक, लेकिन अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर आ गया एक्सेप्शन, है ना। क्योंकि ये क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम इज कंपेरेटिवली लेस, मतलब ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम की कम होती है, मैग्नीशियम की ज्यादा होती है। तो अब आप इसको हाईलाइट कर लेना, ये हो गया एक और एक्सेप्शन, है ना, एक्सेप्शन। अब इस एक्सेप्शन का रीजन क्या है, देखो इस एक्सेप्शन का रीजन इन्होंने पेनिट्रेशन इफेक्ट से एक्सप्लेन किया है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज कंपेरेटिवली लेस देन मैग्नीशियम बिकॉज आउटर, एक सेकेंड, बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फ्रॉम 3p ऑर्बिटल। देखो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, तीन इलेक्ट्रॉन है, तो दो तो जाएंगे s में, 3s2, और एक बचा वो किस में जाएगा, p में, 3p1। सही है। यस मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम में दो इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ही किस में जाएंगे, थर्ड ऑर्बिट के s में ही चले जाएंगे दोनों ही, यस सर। है ना। अब देखो एल्यूमिनियम का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निकालना ज्यादा आसान है। देखो अपन और बेसिक से जाते हैं, सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब इसमें से तो इलेक्ट्रॉन एस में से ही जाएगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। सही कह रहा हूं ना। इसमें इसमें से जाएगा इलेक्ट्रॉन, आपको अगर बाहर निकालना है तो एस में से, इसमें से किस में जाएगा, किस में से बाहर निकाले इलेक्ट्रॉन, किसका इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है, एस का कि पी का। पी का। पी का इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है, अभी अपन ने देखा, क्योंकि पी के इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन कम होता है या न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो अगर आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पी का इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, है ना। अब आप दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहे हो, ध्यान से सुनना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम में एस सब शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है पी सब शेल में से। तो अब एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होता है कि पी में से, बताओ। पी में से पी में से, आसान। हाँ पी पी में। में से निकालना आसान होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम का ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है, इसीलिए कम एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देनी पड़ेगी, इसलिए एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो सर ये, ऐसा भी कोई हाँ, एक्सेप्शंस है क्या और अक्रॉस द पीरियड इन इसके सिवाय? नहीं नहीं इसके सिवाय नहीं है, पेनिट्रेशन इफेक्ट यहीं पे लगता है ना। ओके सर सर। सर हाँ अगर आप बोलो बोलो। यहाँ पर हम एस से पी में ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो सर अगर वही पी से डी में ट्रांजिशन हो तो? पी से डी में ट्रांजिशन, मतलब मैं ट्रांजिशन वर्ड क्यों यूज हो रहा है यहाँ पे, मैं वो नहीं समझ पा रहा। सर मतलब हम जैसे 3s2 है उसके बाद 3p1 में जा रहा है, तो सर इसी तरह हम अगर पी से डी में जा रहे हो, मतलब वो मतलब पी भरा हुआ है सक्सेस, फिर अपन डी में जा रहे हैं तो, सर उसमें भी फिर ऐसे ही लॉजिक नहीं लग सकता? नहीं एक्चुअल में अब दिक्कत ये ना कि ये सब एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, है ना। क्योंकि अगर तुम ये वाला लॉजिक लगाने जाओगे पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला, तो ये बहुत सी जगह पे लग जाएगा। तो अब फिर इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई देखो मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को, साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, चौथे नंबर पे अपन देख रहे हैं पेनिट्रेशन। तो भाई जब मल्टीपल फैक्टर्स किसी चीज को इफेक्ट कर रहे हैं तो फिर बात यह जाती है कि कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में। बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ तो साइज और वो दोनों भी तो हाँ तो डोमिनेटिंग वही रहे। है ना कि एक्सपेरिमेंटली देखो, अगर लॉजिकली देखें तो भाई एल्यूमिनियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, है ना। ये तो नॉर्मल लॉजिक हो गया, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए मैग्नीशियम से, तो ये हम साइज और न्यूक्लियर चार्ज दोनों के हिसाब से कह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा दिक्कत होती है, तो भाई अब दिक्कत वही है ना कि इसके लिए लॉजिक क्या दें, कुछ तो देना पड़ेगा ना।
तो फिर उन्होंने ये लॉजिक बना दिया कि भाई ठीक है, फिर यहाँ पर पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग हो रहा होगा। सर यही एक तरह का एक्सेप्शन है बस। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ये एक्सेप्शन है, इसलिए आप इसको रेड हाईलाइट करके एक्सेप्शंस के तौर पे याद रखो। तीसरा एक्सेप्शन है ये आयोनाइजेशन एनर्जी में, है ना। एक तो अपन ने वो W देख लिया, दूसरा वो लेड और टिन में, और तीसरा ये मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, है ना। रीजन इसका ध्यान रखना, पेनिट्रेशन इफेक्ट। यस सर। ठीक है, तुमको लॉजिक क्लियर हो गया ना सबको? Yes, sir. तो यहाँ पर तो भाई ऐसे ही चलता है, मतलब कुछ ज्यादातर चीजें लॉजिकल है, लेकिन जहां जहां पर एक्सेप्शन है उन एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए अपने लॉजिक्स बना दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बात है। बाकी तो ये चलो, पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया ना। तो देखो, sir. इसलिए ध्यान देना, लैंग्वेज पे ध्यान दो। इसलिए यहाँ पे इस तरह की लाइन नहीं लिखी हुई है कि भाई लेफ्ट टू राइट पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई आयोनिक आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। इस तरह की लाइन जनरलाइज्ड फॉर्म में नहीं लिखी, बहुत स्पेसिफिक लाइन लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल सीधे इन्होंने मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया है, क्योंकि ये इफेक्ट आपको इसी एग्जांपल में कंसीडर करना है। समझ गए? यस सर। Yes. ठीक है, तो अपना टाइम हो गया है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें अगेन 10 मिनट लगेगा, तो मैं अगली क्लास में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। अपन अगली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग तब तक ये 4 पॉइंट्स अच्छे से इनको समझ लेना, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अपन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले ये सेक्शन ए आप लोगों ने किया है क्या? No, sir. अभी नहीं किया. अभी नहीं किया तो ठीक है, सेक्शन ए अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए आप लोग कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे और एंड में 15-20 मिनट में हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, राइट। सर इसकी शीट Okay, भेज दिया? sir. शीट मैंने भेजी होगी ना इसकी, स्टार्टिंग में नहीं भेजी क्या? Sir भेज दी है. भेज दी है तो ऊपर देख लेना, नहीं तो एक और बार याद दिला देना, दोबारा भेज दूंगा ना। यस सर। सर कल ही आप क्लास लोगे कि गैप वाले दिन? नहीं नहीं, अब से तो नॉर्मली चलेगा, क्योंकि अब से क्लैशिंग नहीं हो रही ना, ओके सर. तो अब तो नॉर्मली चलेगा। टाइम टेबल में जब भी चेंज हुआ करेगा मैं आपको एडवांस से बता दिया करूंगा, जब तक मैं बता नहीं रहा हूँ तब तक वो नॉर्मल ही है। ठीक है, यस. चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय टिल देन, थैंक यू सर। थैंक यू. वेलकम एवरीवन।